जो बॉर्डर पे हो रहा है, केंद्र सरकार की जो 3D प्लान है, वो 3D प्लान क्या है ये बताइए। वहाँ पे लोगों ने ये बात कहा कि अगर बीजेपी नहीं आती तो शायद हम नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार आने के बाद अब मुश्किल होगा रहना। रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि इस इलाके में बहुत तेजी से मस्जिदों का निर्माण हुआ। तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस में क्या ज़्यादातर मस्जिदें होती हैं? है तो आपको उस तरह से तो अपनी चीज़ों को ढालना पड़ेगा ना। आप कहीं लगे ना कि हाँ आप बाहर से हैं, आपको नौकरी भी चाहिए, आपको परिवार भी बड़ा करना है, आपको यहाँ की सुविधाएं भी चाहिए, तो फिर वो कंफर्टेबल करना पड़ेगा चीज़ें। ज़बरन कोई हमारे घर में घुस जाए, हमारे थाली का खाना छीने हमसे, हमारा काम छीन ले, तो ऐसे लोगों को तो जाना ही चाहिए। हमारी जो बॉर्डर फोर्सेज है उनका बहुत बड़ा रोल है। ये ऐसे नहीं आ जाते। बहुत से लोग जो घुस के यहाँ आते हैं वो पैसा देकर आते हैं, मोटा पैसा चलता है और ये पैसा दिल्ली तक आता है। दिल्ली में बड़े बड़े लोग जो सफेद पोश बैठे हुए हैं उन तक ये पैसे आते हैं। या गृह मंत्रालय बार बार ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको बुलडोज कर दो, तोड़ दीजिए। बिहार में लगभग 33,000 इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है। जो लोग सिस्टम में हमारे देश के इस पूरे खेल में इन्वॉल्व हैं उनको एक्सपोज करना। नमस्कार, रिपोर्टर संकट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका। मेरी बाईं तरफ है सुमित अवस्थी जी, टाइम्स नाउ नवभारत के सबसे चहेते एंकर, और आप इन्हें रोजाना कितना डांट। अरे डांट नहीं रही हूँ, आपकी तारीफ कर रही हूँ। टाइम्स नाउ नवभारत के कम से कम अरे इन्होंने जो इंट्रोडक्शन के पहले जो बाइन बोली मैं तो उसी में खो गया ना, तो मैं तो नॉर्मली नहीं रह पा रहा हूँ। अब क्या करूँ, मैं बोलना पड़ता है। मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ तो कभी अमित कभी सुमित ये फोन पर लगे होते हैं। ये इसलिए पलट देता हूँ, चले हटाइए। हाँ, अच्छा नहीं लगता ना दर्शकों को, आप उनसे मुखातिब हो रहे हैं। नहीं बार करा दीजिए। नहीं तो ये मेरी बाईं तरफ है सुमित अवस्थी जी, टाइम्स नाउ नवभारत के सबसे चहेते एंकर हैं। रोज शाम 7 बजे चक्रव्यूह लेकर आते हैं। और मेरी दाईं तरफ है अमित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत के नेशनल एडिटर हैं। सुमित जी की बाईं तरफ हैं रवि, वही प्यारा सुंदर सा काम कूल चेहरा रविकांत राय। अमित जी की दाईं तरफ हैं रंजिता, जो ऐसे ऐसे नाटकों के किस्से बताएंगी आज आपको कि आप सब अचंभित रह जाएंगे। तो शुरू करें साथियों, कौन कहाँ से आया पहले ये मुझे बता दो इन्फॉर्मेशन। रवि, बंगाल से ही आए हो आप? बंगाल से भी आ गया हूँ और बॉर्डर दिल्ली और बॉर्डर पे थोड़ा नज़र बनाया हुआ है। बॉर्डर पे नज़र बनाया हुआ। तो ये जो बॉर्डर पे हो रहा है, जो केंद्र सरकार की जो 3D प्लान है, वो 3D प्लान क्या है ये बताइए। ये जो मैं बॉर्डर पे बहुत भीड़ देख रही हूँ, चाहे आप मुर्शिदाबाद की बात कर लें और या कहीं भी वहाँ पे बंगाल में लोग लाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं बॉर्डर पे। वो ये जो पूरी आप कहानी देखिए अभी हकीमपुर वाली थी, हकीमपुर की हाँ। थी, जो 2 दिन पहले हमारी रिपोर्टर है पूजा ने बताया। वहाँ पर अभी लाइन लगी हुई है, बड़ी संख्या में लोग हाँ, पहुंचे हाँ, थे, बच्चों के जिनको साथ, बांग्लादेश बुजुर्गों वापस के जाना साथ, था। हाँ। क्योंकि बॉर्डर पे जो 21 तारीख को बॉर्डर के लिए ज़मीन सौंप देने के बाद ये शुरू हो गया, वहाँ पे फेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और सरकार का रुख देखकर वहाँ पे लोगों ने ये बात कहा कि अगर बीजेपी नहीं आती तो शायद हम नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार आने के बाद अब मुश्किल होगा रहना। हमारे पास कार्ड है, इसके बावजूद हमको जाना होगा। तो वो जो प्रोसेस आपको जो भीड़ दिख रही है, और मुझे लगता है कई और जगह से भी आपको अरे उसमें पता है, मैंने सुन रही थी वो केरल से लोग वहाँ आए थे, कर्नाटक से आए हुए थे, जो बांग्लादेश लौट रहे हैं उसी बॉर्डर से जा रहे थे। वो ये जो मुर्शिदाबाद, मालदा मुर्शिदाबाद, अभी पूजा वहीं पे है, मालदा मुर्शिदाबाद ये कॉरिडोर है। मालदा मुर्शिदाबाद की तरफ से कहीं वहाँ पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है, तो उस तरफ से जो लोग आते हैं बांग्लादेशी, वो धीरे से कलकत्ता पहुँचते हैं और कलकत्ता से ये लोग फिर पूरे भारत राज्यों में जाते हैं। हाँ। तो आपको उस तरफ, जैसे कि मालदा में, मुर्शिदाबाद में, इस तरह से नहीं दिखेगा कि भीड़ में एक गांव पूरा बांग्लादेश के लोगों का है। जो कि आपको न्यू टाउन में याद होगा, एक शॉट चला था कि सब दरवाजे बंद पड़े हैं, सब लोग भाग गए, ऐसा यहाँ पर ऐसा। लेकिन वो कॉरिडोर से तो ये लोग जो थे, इसमें कई लोग जो थे कि ईद मनाने अक्सर ये लोग जाते थे। तो अब इस बार जो ईद मनाने की जगह में लोग अब परमानेंट जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अब ये अभी नहीं होगा तो कल होगा, क्योंकि अब लगभग सब जगह सरकार हो गई है। और वो आपको अगर याद हो तो डेमोग्राफी चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी जो थी वो बना दी गई है सरकार की तरफ से। तो ये जो चिंताएं हैं ना, इसकी वजह से ये बड़ी संख्या में कई लोग चाह रहे हैं कि जो एक्शन हो जाए उससे पहले मैं घर वापस चला जाऊं। तो ये शुरू हो गया है बॉर्डर की तरफ जाना। मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों को रखा गया है और पुलिस को कहा गया है कि आप लंबी और थकाऊ प्रक्रिया में ना पड़ें और इनकी पहचान करें, इनके डॉक्यूमेंट्स को जांचें और इनको तुरंत जो है बीएसएफ को सौंप दें। तो ये बीएसएफ को लेकर के काफ़ी, मैं अमित शाह जी को भी मैं देख रही थी, कल परसों बीकानेर में थे, उन्होंने कहा कि बीएसएफ को कि आप चौकसी बढ़ाओ, 15 किलोमीटर के दायरे तक पे नज़र रखो।
कुछ हमें बताइए रवि, आज तो अमित जी वहाँ पे हैं, अमित शाह जी कच्छ में हैं। देखिए 2014-15 में एक रिपोर्ट जो है वो बीएसएफ ने केंद्र सरकार को सौंपी थी और उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स थे वो भी इन्वॉल्व थे और बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट थी और रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को चिंता में उसने डाल दिया। उसने क्या है कि पाकिस्तान से सटे हुए जो बॉर्डर का इलाका था वहाँ पे, चूँकि भारत जो है 9 देशों से अपनी सीमाएं जो हैं वो साझा करता है, उसमें अलग अलग जगहों पर ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि इस इलाके में बहुत तेज़ी से मस्जिदों का निर्माण हुआ, हवाला के पैसे से ज़मीनें खरीदी गईं और ये जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और इस एरिए में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होना और उसके थ्रू जो है आप ड्रग्स आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का रूट हो, नेपाल का रूट हो, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न था। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस बीएसएफ की रिपोर्ट को स्टडी किया और प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर लाल किले से इस बात का अनाउंसमेंट किया था। अब जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है या गृह मंत्रालय बार बार ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको बुलडोज कर दो, तोड़ दीजिए। आपको याद होगा कि जैसे ही बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, वहाँ सरकार का गठन हो गया, गृह मंत्री सीमांचल के दौरे पर गए थे और सीमांचल के दौरे पर वहाँ के तमाम अधिकारियों के साथ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, बीएसएफ के हों और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक हुई और वहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई जो ऑलरेडी चल रही है, अब जो है पाकिस्तान वाले पे वो मूवमेंट हो रहा है और वहाँ भी अधिकारियों को यही निर्देश दिया गया है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब देखिए रिपोर्ट में कहा क्या गया था, कुछ पॉइंट्स उसके बताते हैं। जो ज़मीनें लिखी गई उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको पावर दिया गया है कि आप जांच कीजिए कि एक ही व्यक्ति के नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी चुनाव से ठीक पहले खरीदी गई, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, कौन कैसे कर रहा है। तो जो डीएम एसपी हैं उनको और ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया है और आने वाले दिनों में भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, जो बॉर्डर से सटे हुए हैं जहां पर ड्रग्स की तस्करी होती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता है, उसको बहुत जल्द चोक कर दिया जाएगा और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया गया। जो अमित शाह भी जो बीकानेर में थे उसमें उन्होंने कहा था कि 50 किलोमीटर जो है ना उसको पूरा एक तरह से बीएसएफ मॉनिटर करेगी, लेकिन 15 किलोमीटर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो अभी बता रहे हैं, बिहार में लगभग 33,000 इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है। आप सोचिए कि 33,000। तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस में क्या ज्यादातर मस्जिदें होती हैं, क्या होते हैं? मस्जिदें होती है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी की बात हुई ना, जो हवाला की भी क्या हो रहा है कि वहाँ पे बसाए जा रहे हैं ना लोगों को। देखिए वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो क्या रहा है भाई, पूरा का पूरा इलाका जो है वहाँ पे 80% 90%, जो कि अगर आप 20 साल 30 साल पहले चले जाइए, अचानक से पॉपुलेशन बढ़ा है, कुछ गाँव के गाँव बसे हैं। आपको अगर याद होगा सुमित सर, ये जो झारखंड में देवघर से आगे जो पूरे बॉर्डर के इलाके में, वहाँ पूरा का पूरा गांव बस जा रहा है। तो डेमोग्राफी चेंज को लेकर जो सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि अगर बॉर्डर इलाके में इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, मस्जिदें बन रहे हैं, फंडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कल को भाई दिक्कत होगी ना, फोर्स वहाँ होती है। तो इसलिए जो 50 किलोमीटर और 15 किलोमीटर में अब देखिएगा जो बांग्लादेश ये बंगाल वाला जो बॉर्डर है, इसीलिए क्योंकि बंगाल में अब सरकार बन गई तभी जाके उस कमेटी की घोषणा हुई। क्योंकि अगर डेमोग्राफी चेंज वाली कमेटी अगर बन भी जाती पहले और बंगाल में आपकी सरकार नहीं होती, तो जिस तरह का नॉन कोऑपरेशन चल रहा था ममता बनर्जी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम होता नहीं। और अभी देखिए कि वहाँ पे बीकानेर गए, कच्छ है, 5 तारीख को त्रिपुरा बॉर्डर जा रहे हैं और 15 तारीख के आसपास अमित शाह 2 दिन के लिए बंगाल बॉर्डर जाएंगे। और ये वहाँ पर बंगाल बॉर्डर जाएंगे, देखिएगा आप बांग्लादेश की उस जगह जाएंगे और ये हर जगह हो रहा है। डीएम एसपी को एकदम वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको वो करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। नहीं, ठीक बात है। नेशनल सिक्योरिटी की बात जहाँ पे आती है, जो टीम बनाई है उसमें बीएसएफ है, एनसीबी है, सीबीडीटी है और जो उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम, एसपी और जो राज्य का अपना इंटेलिजेंस होता है। इसमें जो सरकार को इनपुट मिला है उसमें ये है कि फर्जी कंपनियां उस एरिया में रजिस्टर्ड की गई हैं। आपने किसी ने बनाया, उसने फर्जी कंपनी डाल दी, फेक आधार कार्ड और फेक अकाउंट जो है, और उनकी जो फंडिंग हो रही है वो संदिग्ध गतिविधियों में हो रही है। इसके इंटेल है, इसके आधार पर जो बॉर्डरिंग स्टेट के जो जिले हैं उनके डीएम, उनके अधिकारियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए स्पेशल पावर दिए गए हैं कि आप कीजिए और आपको कोई भी डाउट है तो उसका डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड दिया गया है। 50 लाख से ज़्यादा की जो ज़मीन खरीदे जा रहे हैं उस पर कहा गया है कि इससे ज़्यादा 50 लाख से ज़्यादा जो भी ज़मीनें खरीदा जा रही है या प्रॉपर्टीज़ ली जा रही है
उसकी पूरी देखिए और पूरे उसके हिस्ट्री को देखिए कि ये पैसे का ट्रांसफ़र ये कहाँ से पैसे लिया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। इस मामले को लेकर नेशनल सिक्योरिटी और इस बॉर्डर वाले को लेकर, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर अमित शाह बहुत स्ट्रांग, और शुभेंदु है उसको बहुत 100% उस तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पर काम भी शुरू हो गया और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। सुमित जी, ये जो आप देख रहेंगे कि मुर्शिदाबाद या कई जगह पे होल्डिंग शेल्टर्स सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे लोग रखे जा रहे हैं जिन पर शक है कि आप अवैध अप्रवासी हैं, आप घुसपैठिए हैं, उनको रखा जा रहा है यहाँ पे। तो आप इस प्रक्रिया को, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या अब एक भगदड़ जैसी स्थिति हो जाएगी जो अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे वो असम में हो, चाहे त्रिपुरा में आए हुए हों, चाहे देश के किसी भी राज्य में हो, अब वो भगदड़ मचेगी और सब भागेंगे अपने स्टेट देश की तरफ? देखिए, ये जो पोरस बॉर्डर है ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ भी रहे, पंजाब से की तरफ भी रहे, और हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम आज से नहीं, जब से दो मुल्क बने, इनफैक्ट 71 में बांग्लादेश और 47 में पाकिस्तान, हम सब थे तो एक ही पार्ट का हिस्सा थे। अगर आप ज्योग्राफी में जाएंगे, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो समझ में आता है कि भाई भाषा एक जैसी है, रहन सहन एक जैसा है, खान पान एक जैसा है, दिखने में एक जैसे हैं। आप देख के पता नहीं लगा सकते कि कौन बांग्लादेशी है, कौन बंगाल का है, कौन पंजाबी है, कौन इंडियन है। तो ये बड़ा कॉमन सी, इसीलिए डिसेप्टिव होकर रहना बड़ा आसान हो जाता है। और ऐसे में अगर हिंदुस्तान में रहने वाली जो पॉलिटिकल ताकतें हैं वो अगर पेट्रोनेज देने लगे, इनको मदद करने लगे, इनको बुलाने लगे, इनको यहाँ बसाने लगे, तो जाहिर तौर पर काम आसान हो जाता है वोट बैंक के तो लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम सब जानते हैं इस बात को, कि जो हमारे आसपास रहते होंगे, पर हमको उनकी आइडेंटिटी के बारे में अगर हम उनके तह तक जाना चाहें, जो शायद हम अपनी सामाजिक दायरे में रहने के कारण हम नहीं पूछते हैं कि भाई हमको क्या मतलब है, हमको तो इनसे मतलब है, ये कहाँ से आए, क्या है इनका पास, क्या, हम नहीं जानना चाहते। पर अगर आप खगोलना चाहें, खंगालना चाहें, तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो पता लगेगा कि आज़ादी के वक्त में 47 के टाइम पे उस वक्त यहाँ वहाँ से यहाँ आ गए, पर आज भी उनके रूट पाकिस्तान में है। ऐसे ही 71 में जब बांग्लादेश बना, ऐसे उनके रूट्स बांग्लादेश में थे, लेकिन वो यहाँ हिंदू होने के नाते भाग के यहाँ चले आए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग आए सब भारत विरोधी हैं, उनकी मजबूरियाँ थी, कुछ रोजगार के लिए, रोजगार की बेहतर दिक्कतें जीवन के थी, लिए, उनके खान पान का दिक्कत था, वहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे लाइफ सेविंग के। हिंदुस्तान एक प्रॉस्पेरिंग कंट्री था, वहाँ के मुकाबले यहाँ आके नौकरी पाना, काम धंधे करना, रह जाना ज़्यादा आसान था बजाय अपने मुल्क में रहते। तो जो लोग, आपने कहा ना भगदड़ मचेगी, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। भगदड़ जैसी नौबत तो मुझे नहीं लगती कि आती दिखेगी। ये डिपेंड करता है कि कितना सीरियसली हमारी पुलिस, जो चाहे बंगाल की हो, चाहे असम की हो, चाहे पंजाब की हो, जहाँ भी, राजस्थान की हो, वो पुलिस कितना इम्प्लीमेंट कैसे करती है, उसका अप्रोच क्या होता है, ये ह्यूमन अप्रोच होता है या डंडे वाला अप्रोच होता है, ये डराने वाला अप्रोच होता है। अगर डराने वाला होगा, भगाना ही भगाना है, तो ये बहुत बड़ा सरदर्द एक नया बनने वाला है कि जो लोग आपके देश में 30 साल से रह रहे हैं आके, अमित 25 साल से, 40 साल से, 50 साल से रह रहे हैं, जिनके यहाँ बच्चे पैदा हो गए, जिनकी शादियाँ यहाँ हो चुकी हैं, उनको आप कैसे भगाएंगे? और भगाएंगे तो वो क्या, वो दूसरा मुल्क लेगा कि नहीं लेगा? और अगर नहीं लेगा तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? बहुत मुश्किल है हटाना उनको। तो ये, क्योंकि सॉलिड डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं उनके, जमीनें खरीद ली, घर खरीद लिया। बहुत अच्छी है डिटेक्ट, डिटेंशन और डिपोर्ट वाली। ये डिपोर्ट वही हो सकते हैं जो बीते 2-4-5 साल में आए हैं, हाँ। जिनके पास कागजात नहीं है, जो डर गए हैं, जो इलीगली आए हैं, जो गलत पैसा देकर आए हैं। और इसमें मैं, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं आपके इस लाइव शो पे बोल रहा हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी जो बॉर्डर फोर्सेज है उनका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ये ऐसे नहीं आ जाते हैं, बहुत से लोग जो घुस के यहाँ आते हैं वो पैसा देकर आते हैं, मोटा पैसा चलता है और ये पैसा दिल्ली तक आता है। बॉर्डर पे जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, ये पैसा दिया जाता है, खान पान दिया जाता है, और ये दिल्ली में बड़े बड़े लोग जो सफ़ेद पोश बैठे हुए हैं उन तक ये पैसे आते हैं। और ये हम सब जानते हैं, पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री जानती है, और वो लोग भी आइडेंटिफाइड है, और वो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, उस पर आज तक, मतलब चाहे 47 हो, चाहे 71 हो, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आप इस बात को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना अमित, कि ऐसे लोग जब अवैध घुसपैठिए आते हैं, जबरन कोई हमारे घर में घुस जाए, तो हमारे थाली का खाना छीने हमसे, हमारा काम छीन ले, तो ऐसे लोगों को तो जाना ही चाहिए ना? नहीं, जाना चाहिए, लेकिन मैं जो बात सवाल है, ये भी बात है कि कैसे गुजरा है। लेकिन फिलहाल जो सरकार की, जैसे मैं 2000 मुझे याद है 16 में मैं धुबरी गया था, वहाँ पे असम का इलेक्शन कवर करने के लिए, बॉर्डर पे गया, तो बॉर्डर पे बड़ा मैंने एक नेक्सस और पूरा सिंडिकेट टाइप में काम होता है। जैसे मैं गांव के भीतर घुसा, एक बाइक वाला आ गया फट से ना, बोले क्या चाहिए दादा, अरे निकालो आधार कार्ड दिखा दो, आधार कार्ड दिखा दो। तो क्योंकि इतने अच्छे से बनता है वहाँ पे, जितने प्लान वे में सब बनता है, सारी चीज़ें बनती है, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे। भाई ठीक है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से करती है, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वो बोल रहे थे कि मेरा दामाद बांग्लादेशी है, मैं क्या करूँ, घर में घुस गया,
ये जो है ना सही वहाँ बात है, वो का, ये दिक्कत बंगाल तो असम में जो बीजेपी जीती उसमें बहुत बड़ा मसला ये था कि उसने लोकल मुस्लिम बनाम बाहरी मुस्लिम का बनाया, क्योंकि ये लोग बहुत सस्ते में आते हैं। जो बांग्लादेश के मजदूर आते हैं बहुत सस्ते में कर देंगे, जो 100 रुपये मजदूरी है वो बोलेंगे 60 रुपये में कर लो, क्योंकि उनको तो वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ के लोकल जो मुसलमान है वो भी इस बात से पीड़ित है, ऐसा नहीं है, वो प्रभावित होते यहाँ हैं तो ना, बहुत हाँ। प्रभावित है। उनको रोजगार में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मजदूरी और नीचे लेवल के काम मैक्सिमम मुसलमान जो कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन डरते भी है कि लोग उस तरह से लोग आते हैं। मैं तो देखा हूँ वहाँ पे कि बड़ी मुश्किल से, मतलब उनको डर लगता है कि भाई मैं क्या करूँ, मेरा दामाद हो गया है, यहाँ पर फैमिली आ गई, बस रहे हैं, बसा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि देखिए उस कम्युनिटी उस तरह से नहीं है। ये जो सोशल इशू है ना कि लोग बाग शादियाँ हो गई हैं, बच्चे पैदा हो गए हैं, यहाँ बस गए यहाँ के, ये तो बहुत ऐसी चीज़ है जो ह्यूमनली इसको एड्रेस किया जा सकता है। मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि जो लोग सिस्टम में हमारे देश के इस पूरे खेल में इन्वॉल्व हैं उनको एक्सपोज करना, उनको जेलों की सलाखों के पीछे भेजना और ये मैसेज देना कि जो भी लोग इस तरह के गलत कामों में, देश विरोधी कामों में लगे, ये असली देश विरोधी लोग हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सफ़ेद, मैं कह रहा हूँ कि ये बाकायदा वर्दी वाले लोग हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग हैं और ये अंदर तक घुसे हुए हैं। इनको भी डिटेक्ट करना चाहिए, इनको डिटेन करना चाहिए, इनको डिपोर्ट करने की नौबत आनी चाहिए कि इनको भेज के अरब सागर में नहीं, फेंक मुझे दिया लगता है जिस तरह से केंद्र सरकार इस पर जिस तरह से सख्त रुख अपनाए हुए हैं, मुझे लगता है देर सवेर जिन सफेद पोशों की बात आप कर रहे हैं वो भी पकड़े ही जाएंगे। अमित शाह इस मामले, देखिए बिल्कुल, ये इसमें गृह मंत्री का इस मामले में बहुत जाए। स्ट्रिक्ट है वो। आपको फिल्म याद होगी सरफरोश, आमिर खान वाली। बिल्कुल, हाँ। नसीरुद्दीन शाह गजल गायक थे, वो जो रोल कैरेक्टर है वो कितना सभ्य समाज का आदमी है, आपके बीच उठता बैठता है, गाने गाता है, सोशल हार्मनी की बातें करता है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगा हुआ था। इट वॉज अ फिल्म, वो फिल्म कहीं ना कहीं से देख के बनी कहीं ना होगी। कहीं से तो reality है। उठाई यही रियलिटी। तो मैं कह रहा था, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, फिल्म ये क्या क्यों है? नहीं एक्सपोज हो रहे, इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? फिल्में और ये सब क्या है, ये तो जो हमारे आसपास होता है तो वही तो होती मुख्यमंत्री है। ने बोला कल एक जगह जाके कि भाई हमारा खाएगा, हमारा पिएगा, हमारे साथ रहेगा, दामाद नहीं है, वो वापस तो करना पड़ेगा। तो अब राज्य सरकारें जो हैं, पहले नहीं थी, अब वो उसमें जो है आपको तेज़ी दिखाई देगी। आज ही जो है बहुत सारे विजुअल्स जो है वहाँ से आ रहे हैं कि वहाँ पे लोग हैं, वो बता रहे हैं कि हम बाहरी हैं। और एसआईआर को लेके कल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि एसआईआर सही था, बोलते थे कहाँ अवैध घुसपैठी हैं, तो जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो बता रहे हैं कि हम बाहर के हैं, बता रहे हैं ना कि हम बाहर के हैं। हिंदी सीख ली है, मलयाली सीख ली है, वो कन्नड़ कैमरे बोलने बोल लगे रहे हैं, हैं, यहाँ रहते रहते वो समाज हाँ। में रहना है तो यहाँ- आपको उस तरह से तो सही अपनी बात चीजों है। को ढालना पड़ेगा ना। आप कहीं लगे ना कि हाँ आप बाहर से हैं, आपको नौकरी भी चाहिए, आपको परिवार भी बड़ा करना है, आपको यहाँ की सुविधाएं भी चाहिए, तो फिर वो कंफर्टेबल करना पड़ेगा चीजें। कंफर्टेबल तो कांग्रेस भी कर रही है, बहुत चीजों में कंफर्टेबल कर रही है। डीके शिव देखिए कुमार कांग्रेस को। बोलते थोड़े मुस्कुराहट के लग रहा था कि अभी तक तो रेंज से बाहर चल वो रही लग थोड़ी रहा सी। था कि रंजिता को कि आज मुझे ये बॉर्डर के चक्कर में मुझे बोलने का मौका देगी नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस भी तो कंफर्टेबल कर रही है ना। नहीं देखिए, इस वो बार अपने कांग्रेस ओबीसी नेता को कंफर्टेबल कर रही है कि आप चले जाइए पर्दे, अब आप आराम कीजिए या बड़ी भूमिका में आ जाइए। एक को कंफर्टेबल कर रही है कि आप 2.5 साल से मांग रहे थे, 3 साल से, अब आप आ जाइए कुर्सी पर। नहीं, कंफर्टेबल का खेल ये तो मानिए प्रतिभा जी कि पहली बार कांग्रेस लीडरशिप जो है वो एक स्मूथ पावर ट्रांसफर की तरफ मूव हो रही है, क्योंकि अब तक जितने भी राज्यों में हमने देखा कि 2.5 साल का फॉर्मूला, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो मुख्यमंत्री बैठ जाता था वो कहता था कौन सा फॉर्मूला, कौन बोला, क्या लिख के आया है, इस तरह की चीजें कि क्या लिखवा दिया है आपने, कि पेपर पे आपने साइन किया था, क्या राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे, क्या खड़गे जी ने सहमति दे दी थी। तो इस तरह की चीजें थी। और कई बार तो ऐसा रहा कि लीडरशिप को चुनौती दी। राजस्थान का मैं जिक्र करूंगी, जहां विधायक दल की बैठक बुलाई गई और विधायक जो है वो एक साथ बैठकर निकल गए बस में और कहने लगे कि भाई हम तो बैठक में ही शामिल नहीं होंगे। वहाँ सचिन पायलट की बेचैनी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि सचिन पायलट को लग रहा था कि हम सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। आ रहे हैं विधायक दल की बैठक होगी, जो पर्यवेक्षक आए हैं वो मेरा नाम जो है वो प्रपोज होगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इतना आसान नहीं था। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से हमने देखा, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बीजेपी से सीख रही है। जितनी खबरें अच्छा, मीडिया में कांग्रेस खुश हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए जितनी खबरें कांग्रेस की बाहर आ जाती थी मीडिया में, आप 2-3 फैसलों को देख लीजिए, चाहे वो केरल के मुख्यमंत्री का फैसला हो या फिर ये पूरा कर्नाटक का जो ये नाटक हम कह सकते हैं ये जो चला, इसको बहुत स्मूथली जो है लीडरशिप ने ट्रांसफर हम कह सकते हैं कर रहे हैं। शनिवार को डीके शिव कुमार जो है वो शपथ लेंगे, इस तरह की खबरें आ रही है। ये कैसे हुआ ये स्मूथ? आप कह रही हैं कि
कांग्रेस ने यहाँ पे बीजेपी से सीखा और स्मूथ कर दिया। कैसे इनको मनाया गया सिद्धारमैया को? कोई इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ता है क्या? देखिए, जब इंदिरा भवन में बैठक हुई, जब सभी कर्नाटक के नेता पहुंचे हुए थे और वो मैराथन बैठक, मुझे याद है हम लोग 11 बजे से वो बैठक शुरू हुई और शाम को 6 बजे आकर के रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि आप लोग अब काइट फ्लाई करना बंद कर दीजिए, हम लोग राज्यसभा के उम्मीदवार और विधान परिषद के उम्मीदवारों पर चर्चा कर रहे हैं। उनको पता था कि जैसे ये बात खत्म होगी काउंटर सवाल आएगा कि भाई आज से पहले तो आपने ऐसी बैठक नहीं की, ये कौन सा भाई, हम ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार कांग्रेस की बैठक कवर कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ये बैठक खत्म हुई है और नेता बाहर निकले, खबर आने लगी बाहर कि लीडरशिप ने कहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। हालांकि जब सिद्धारमैया को कहा गया, उन्होंने ना तो ना किया ना तो हाँ किया। अब मुश्किल ये थी क्योंकि वो कई बार मीडिया में ये बात कह चुके थे कि मुझे लीडरशिप कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राहुल गांधी मुझे कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, तो कह दिया अब दे दीजिए इस्तीफा। डीके शिव कुमार जिस तरह से सब्र किए हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टूट का डर जो है वो लीडरशिप को था कि चुनाव के वक्त से लेकर, क्योंकि पीसीसी थे, चुनाव के वक्त से लेकर चाहे वो फंडिंग की बात हो, जिस तरह से वोकल होकर, क्योंकि एग्रेसिव है भी कहे जाते डीके शिव कुमार, बहुत हाँ। वोकल भी है। आप देखिए कोई भी मुद्दा रहता है बहुत फ्रंट पर आकर के वो खेलते हैं। तो प्रियंका गांधी की एक भूमिका कही जा रही है कि प्रियंका गांधी ने बीच में कहा कि अगर ऐसा होगा तो पार्टी टूट जाएगी, आने वाले वक्त में भी हमें नुकसान होगा। तो एक हम कह सकते हैं कि सही तरीके से मनाया गया, लेकिन ये भी आप मानिए कि सिद्धारमैया किस बात पर माने हैं, ये असली कहानी मुझे बताइए। ये कहानी सुमित जी, जो है ये कि कहानी किस बात की, कि उनको कई ऑफर रंजिता दिए ये गए। नहीं बता रही हैं असली कहानी कि कैसे मनाया गया उनको। नहीं, उनको ऑफर कई दिए ब्रेकफास्ट में गए, आज बेटे को ब्रेकफास्ट हुआ मुख्यमंत्री है। बना दिया जाएगा, आपको राज्यसभा दे दिया जाएगा, लेकिन बार बार सिद्धारमैया कह रहे थे कि 3 साल का मेरा कार्यकाल देख लीजिए, मेरा रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। तो अब आज दिल्ली आ रहे हैं, अब अपनी जो डिमांड है वो देंगे लीडरशिप के सामने कि हमारी ये डिमांड है, हमारे कुछ विधायक है, उनको कैसे एडजस्ट कीजिएगा। तो वो आगे का जो प्रोग्राम है ना वो अब डिसाइड होगा, लेकिन ये तो तय है कि सिद्धारमैया इस्तीफा के लिए मान गए हैं। सुमित जी, ये डीके शिव कुमार कह रही थी कि बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, उनको सब्र का फल मिला है। तो ये सब्र का फल सचिन पायलट को नहीं मिला, इस सब्र का फल ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिला। तो मैं मानूं कि शिव कुमार लकी हैं कि उनको सब्र का फल मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रही है रंजीता, क्योंकि चाहे सिंधिया जी हो चाहे सचिन पायलट हो, इन लोगों ने हड़बड़ी की थी। इन लोगों को लगा कि पार्टी को तोड़ लेंगे या पार्टी आला कमान को प्रेशर में डालेंगे तोड़ने के डर पे, और हम अपना भला कर लेंगे, और उस चक्कर में ना पार्टी आला कमान की हो पाया और अंततः स्थिति ऐसी हुई कि पार्टी छोड़ के निकलना पड़ा। सचिन पायलट ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। सचिन पायलट ने भी लगभग वहीं चले गए थे, 20 MLA को लेके, याद है आपको, हरियाणा के बिल्कुल बिल्कुल वो किसी- याद है, मानेसर हाँ, बैठे हुए थे। मानेसर में बैठे थे। हाँ, तो सचिन पायलट के साथ ये हुआ कि सचिन पायलट ने अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वो कदम नहीं उठाया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठा लिया था। तो सिंधिया जी तो मंत्री बन गए, पर अब इसके बाद क्या सिंधिया जी में आप अमित बैठे हुए, रवि बैठे, मुझे बता दें कि आप बीजेपी कभी उनको चेहरा बना के उतारेगी मध्य प्रदेश में? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। नहीं फिर एक ये कांग्रेस में तो गुंजाइश कांग्रेस में तो उम्मीद थी, थी, गुंजाइश 5 साल थी। बाद बन जाते। हाँ, वहाँ एक गुंजाइश है क्या उनका? अब ये सिर्फ केंद्रीय मंत्री बन के रह सकते हैं जब तक रहेंगे। खैर उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी, जो चाहे करे भाई, सबको अपना अपना करियर पर्सपेक्टिव चुनने का अधिकार है, हम लोग कौन होते कमेंट करने वाले। उस समय भी उनको मलाल हुआ होगा जब राहुल गांधी ने कहा था कि मिले क्यों नहीं, 24 घंटे मेरा दरवाजा खुला है। सिंधिया इस तरह की बात कहे तो ये नहीं पचा, और यही वजह है कि कभी राहुल गांधी नहीं कमेंट करते थे। जब पार्लियामेंट में पूछा गया तो आगे बढ़ के फिर पीछे आकर फिर उन्होंने ये बयान दिया। तो ये भी अपने आप में कि भाई उनके इतने करीबी नेता अगर ये कह के चले जाएंगे कि हमसे मिलते नहीं है, छोड़ना है छोड़कर जाइए अपने निजी फायदे के लिए। और कर्नाटक, कमिंग बैक टू कर्नाटक, फल मिट सब्र का फल। हाँ, अब डीके को मिलना ही था सब। देखिए, जो भूपेश बघेल और क्या नाम था उनका दूसरा, सिंहदेव, TS सिंहदेव के बीच जो फॉर्मूला निकाला गया था, वो फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया, और उसका खामियाजा क्या उठाया? कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस को पता है ना। 36 मतलब वो स्टेट जो हमेशा मतलब तो अनुमान अब लगा ये था कि सब्र जीत का फल जाएगी। कह हाँ। लीजिए या अपनी गलती की सीख कह लीजिए, कांग्रेस आला कमान को समझ में आ गया कि अगर आपने कुछ कमिट किया हुआ है तो करना पड़ेगा। तो वो जो 6 घंटे की बैठक चली उस दिन इंदिरा भवन में, उसमें मुझे बताया गया, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और मुझे क्या, मैंने पढ़ा ही है किसी पत्रकार का लेख, उसमें कहा गया 40-45 मिनट ऐसे थे जहाँ सिद्धारमैया और राहुल गांधी अकेले थे। वेणुगोपाल भी बाहर निकल गए थे, शिव कुमार भी बाहर निकल गए थे, और कोई नहीं था वहाँ पे, ना रणदीप सुरजेवाला, कोई नहीं था, सिर्फ 2 नेता थे। और 40-45 मिनट तक राहुल गांधी ने उनसे साफ साफ बात की और उनसे उनकी मैक्सिमम चीज़ें आपको क्या चाहिए ये पूछा गया है। अब उसमें आला कमान ने बाद में बैठ के क्या तय किया, क्या नहीं तय किया, क्या उनको बोला गया, क्या आज उनको
जब वो आएंगे दिल्ली और क्या उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, ये उस पर तय होगा कि सिद्धारमैया का रवैया अब क्या होने वाला है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि उनको क्या क्या कहा गया है? हाँ, कुछ नहीं कहा गया, कोई औपचारिक नहीं कहा गया। नहीं, हमारा तो ये चर्चा है, तो हम लोग तो इसीलिए करते हैं ना कि हम आधिकारिक चीजें ना बोले। तो रिपोर्टर अनकट है, हमको तो अनाधिकृत बोलने के लिए आप बुलाती हैं, इसीलिए तो मानते हैं, हमको इसीलिए आने मजा भी आता है। एक चीज क्लियर कर दिया गया था कि आपको पद छोड़ना है, देंगे क्या वो विषय है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद पहली बार, क्योंकि वो जो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में वहाँ दिक्कत क्या हो गई थी, भूपेश बघेल की एरोगेंसी, और ये कमिटमेंट हुआ था, और कमिटमेंट जब हुआ था राहुल गांधी के सामने छत्तीसगढ़ में, तब पहले इनकी बात हो रही थी कि आप बन जाइए। सिंहदेव ने ये कहा था कि नहीं आप अध्यक्ष हैं तो पहले आप बन जाइए। तो सिंहदेव बाद में बता भी रहे थे कि शायद मेरी यही गलती थी कि मैं बड़प्पन में उनको बोल दिया कि आप बन जाइए। उस समय उसने कहीं ना कहीं प्रियंका और राहुल को ब्लैकमेल भी किया, क्योंकि फंडिंग से लेकर तमाम चीजें वो संभाल रहे थे। और जो गलती होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, भाई हेड हो तो आपको एक कॉल तो लेना पड़ेगा ना। पिछले कुछ दिनों में अगर होगा तो गाली भी पड़ेगी। तो पिछले कुछ दिनों में ये जो कांग्रेस में इशू यही हो रहा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और मुझे लगता है ये जो बोली ना बहुत दिन बाद एक डिसीजन हुआ है, ये सच में बहुत दिन बाद हुआ कि राहुल गांधी ने फर्मली बोल दिया कि आपको छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा। देखिए, और इसमें एक ये भी होगा, मैं आपको फ्यूचरिस्टिक बता दूं, जो एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मुझे लगता है कि अब क्या होने वाला है, ये कोई जानकारी पर बेस नहीं है, डिस्क्लेमर चला देता हूं। आपसे लोग सीखते हैं, आप खुद को स्टूडेंट बोलते हैं। समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, तमिलनाडु में 40, तमिलनाडु और पुडुचेरी मिला के 40 लोकसभा सीटें हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिला के 42 लोकसभा सीटें हैं। ये करीब करीब 150 लोकसभा सीटें बनती हैं, जहां कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस 150 में से 100 सीटें हमारे पास आ सकती हैं अगर हमारे लीडर्स स्ट्रांग हुए वहाँ पे। तो कांग्रेस का पूरा फोकस 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक सेकंड में फैसला लिया गया तमिलनाडु विधानसभा के बाद कि हमको स्टालिन को छोड़ देना और विजय को पकड़ लेना है, ये वहां से समझ में आ गया कांग्रेस पार्टी अब लंबी राजनीति करना चाहती है दक्षिण को देखते हुए, दक्षिण भारत को, क्योंकि 3 राज्यों में है सरकारें। पहली चीज उन्होंने टीवीके को पकड़ा, विजय को पकड़ा, जिसकी उम्र अभी 50 साल की भी नहीं है, लगभग 50 साल के आसपास है, जो लंबी राजनीति, लंबी रेस के घोड़े दिखाई के तौर पर। और कांग्रेस में हमेशा सेकंड पार्टी बन के रही है, कभी नंबर 1 पार्टी नहीं रही, कभी डीएमके के पीछे, कभी एआईएडीएमके के पीछे। और द्रविडियन पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, एआईएडीएमके फिनिश हो चुकी है। इस बात का एहसास बीजेपी को भी हो रहा है, इस बात का एहसास अन्नामलाई साहब को भी हो रहा है, जो खुलकर विरोध कर रहे हैं 3 लैंग्वेज का, उस पर हम कभी और बात करेंगे। इस बात का एहसास स्टालिन को भी हो गया है, स्टालिन को भी समझ में आ गया कि हमको बदलना पड़ेगा। स्टालिन अब बीजेपी के पास जाने में संकोच नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने में संकोच नहीं कर रहे। तो द्रविडियन पॉलिटिक्स धीरे धीरे करके तमिलनाडु में खत्म हो रही है। कांग्रेस को समझ में आ गया कि विजय के साथ रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आने वाले वक्त के लिए कांग्रेस की राजनीति का। दूसरा, केरल में सतीशन को बनाया गया, केसी वेणुगोपाल को छोड़ दिया गया। वो केसी वेणुगोपाल जो पिछले 6 साल से राहुल गांधी के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं, क्यों छोड़ दिया गया? इसलिए छोड़ दिया गया कि सतीशन जमीन के आदमी थे, 5 साल से एलओपी के रोल पे वहां काम कर रहे थे। सतीशन कई बार के एमएलए रह चुके हैं, इस बार की जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही। प्लस जो लोकल एमएलए जीत क्या है, जो कांग्रेस के एमएलए, उन्होंने कहा कि सतीशन साहब को बनाओ। वो कोई भी केसी वेणुगोपाल को नहीं चाहता था। सब ये बताएंगे वो मुझसे बेहतर रंजीता, कि केसी वेणुगोपाल के नाम पर एक तरीके से बागी थे वहां पे लोग, और खासकर मुस्लिम लीग जो उनकी सबसे बड़ी सहयोगी, ये आदमी नहीं चाहिए, आप इसको दिल्ली में रखो, यहाँ आएगा तो बर्बाद कर देगा। ये इतनी गुटबाजी करते हैं। इस तरह की चीजें मैंने पढ़ी हैं, केरल की प्रेस में छपी हैं। हो सकता है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि बायस रोड पर, लेकिन जो मैं पढ़ा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। केसी की स्थिति ऐसी कि ना उनको दिल्ली चाह रहा था और ना ही उनको केरल चाह रहा था। तो केरल आपने केरल में जमीनी आदमी को बना दिया, तमिलनाडु में आपने जमीनी अलायंस को पकड़ लिया। अब आपको चाहिए था कर्नाटक की अपनी जो बड़ी जीत थी 2023 वाली, उसको इंटैक्ट रखने की। आपकी लोकसभा की जीत भी अच्छी खासी हुई वहां पर 24 में, मेरे ख्याल से 28 में से 10 या 11 सीटें कांग्रेस जीती थी कर्नाटक से, उसको बना के रखना। बीजेपी कमबैक करेगी, वहां 2 ही पार्टी हैं, जेडीएस वहां खत्म हो रही है, जेडीएस का वोट बैंक खत्म हो रहा है। देवेगौड़ा साहब की उम्र 94-95 साल हो गई है, प्लस उनका पोता रेवन्ना का बेटा जो था वो जिस तरीके के इल्जाम में फंसा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि अगर आप सिद्धारमैया, जिसकी उम्र 84-85 साल हो गई है, आई थिंक 80 साल के आसपास है, खड़गे साहब 84 साल के, माफ करिएगा, अगर अब नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? अगर अगली बार इनके नाम पे चुनाव लड़ा तो नई नेक्स्ट जनरेशन कैसे दिखाई देगी? बीजेपी वहां से येदियुरप्पा के बेटे के नाम पे, जो विजेंद्र, उनके नाम पे चुनाव लड़ने वाली है। तो लिंगायत कम्युनिटी बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेगी। वोकालिंगा डीके शिव कुमार, अगर आप आज इनको नहीं पकड़ेंगे तो वोकालिंगा चला जाएगा।
और वोकालिंगा जाएगा तो कहाँ जाएगा? जेडीएस कुमार देवेगौड़ा कुमार वोकालिंगा है, अगर वोकालिंगा लिंगायत वहाँ चले गए बीजेपी के साथ तो हमारा क्या होगा? तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी था कि अपने घर को दुरुस्त करती, और ये बात बहुत अच्छी हुई कि जिस तरीके से सिद्धारमैया को समझाया गया। एक और चीज़ बता दूं, सिद्धारमैया के बेटे को बहुत इंपॉर्टेंट काम मिलने वाला है। सिद्धारमैया दिल्ली आने वाले हैं, अगर मेरी जानकारी बिल्कुल ठीक है तो अगला कांग्रेस का अध्यक्ष भी दक्षिण भारत से होगा। खड़गे साहब, इस बार उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, खड़गे साहब को ससम्मान विदाई दी जाएगी पार्टी से, उनको सिद्धा जी बन सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं दक्षिण भारत बोल रहा हूँ। 2 नाम हैं, केसी वेणुगोपाल भी है। केसी वेणुगोपाल केरल के मद्देनजर और सिद्धारमैया साहब कर्नाटक के मद्देनजर, इन 2 आदमी को कांग्रेस पार्टी 2 बहुत महत्वपूर्ण पद दिल्ली की राजनीति में देने वाली है। एक को चाहे अध्यक्ष बना सकती है या इंटरिम अध्यक्ष बना सकती है, एक को लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकती है राज्यसभा में। इट्स रंजीता टू टेक इट। रवि, मैं एक चीज़ और इसमें जानना चाह रही हूँ, इसी बातचीत को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जो रंजीता भी बोल सकती हैं इसमें, क्योंकि ये सुना है कि मैंने सिर्फ सीएम नहीं बदले जाएंगे और बीजेपी की तर्ज पर पूरे मिनिस्टर्स भी कुछ बदल दिए जाएंगे, कि जो एंटी इनकम्बेंसी है यदि सरकार के लिए, मान लो सिद्धारमैया की सरकार के लिए, तो मंत्रियों को भी बदल दो, पूरा फेरबदल कर दो, कुछ ऐसी खबर है। एक बड़ा कैबिनेट रीशफल तो बार बार ये कहा जा रहा था, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं कि आप चेहरे बदल दो, ये इसके पीछे मैसेज ये है कि जो काम नहीं कर रहा है वो पद छोड़ दे, उनको निकाल दिया जाए। जो कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कही जा रही है कि अब आप ओबीसी को हटाकर एक वोकालिंगा, जिसकी वोटर जो हम कह सकते हैं कि वोट बैंक जो है वो 15 से 17% तक है, तो अगर आप उसको लेकर आ रहे हैं तो बाकी अगर दलित की बात की जाए, जैसे प्रियांक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, वो कम से कम सुबह से 12 विधायकों को फ़ोन कर चुके हैं कि उनके समर्थन में वो बात करें और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। दलित चेहरे के तौर पर प्रियांक खड़गे का नाम चल रहा है। ओबीसी के लिए, क्योंकि आप अलग अलग वोट बैंक को आपको साधना पड़ेगा, जैसे बताया कि बीजेपी जो है, जैसे कांग्रेस ने पहले एक गलती की थी जिसके बाद कहा जा रहा था कि कई वोट बैंक हैं जो कांग्रेस से चिटके हैं कर्नाटक में। अब ये रिस्क कांग्रेस नहीं ले सकती, इसलिए जो ये बड़ा फेरबदल होगा उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन को काफी देखा जाएगा, चाहे वो अल्पसंख्यक बड़े चेहरे को लाया जाए, ओबीसी के बड़े चेहरों को लाया जाए, प्रियांक खड़गे को दलित चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये एक्सरसाइज भी कांग्रेस के अंदर चल रहा है। और जैसा सुमित जी कह रहे थे कि आप पूरा दक्षिण की राजनीति को कांग्रेस समझे, कांग्रेस को पता है कि आप हिंदी पट्टी में आप बहुत कमजोर हैं, और आने वाले वक्त में भी ऐसी कोई कांग्रेस संगठन सृजन जरूर कर रही है, मतलब बहुत कम संभावना। हाँ, और संगठन सृजन भले ही कर रहे होंगे, लेकिन जमीन पे आपके पास नहीं है वहां पर लड़ने के लिए नेता। तो आप क्या करोगे? अपने मजबूत घर को और मजबूत करने की कोशिश करोगे कि 2029 में कुछ बेहतर स्थिति बन जाए। दलित, खड़गे साहब दलित हैं और सिद्धारमैया साहब ओबीसी हैं, उनको हटा के आप एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाने वाले हो, शिव कुमार को, जो वो लिखा है, जो अगड़ी कम्युनिटी से आता है, फॉरवर्ड कम्युनिटी से आता है। ऐसे में आप राहुल गांधी जो जाति जनगणना की और पिछड़ों को आगे लाके समाज में अधिकार देने की बात करते हैं, उनके उस फॉर्मूले की, उस तर्क की हवा निकलती है कि अगर आप खड़गे साहब को रिटायर करने वाले हैं और आप सिद्धारमैया साहब को भी आपने हटा दिया, तो आप देंगे क्या? आप अपनी पार्टी में आपने सतीशन को बना दिया, वो नायर कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ भी आपने एक अगड़े को बना दिया, वहाँ भी आपने दलित को और ओबीसी को नहीं पूछा, तो आप देंगे क्या? तो अब फॉर्मूला ये निकल रहा है कि कर्नाटक की नई सरकार में डीके शिव कुमार की सरकार में 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। 4 डिप्टी सीएम, मुझे लगता है। हाँ, तो ये फॉर्मूला जो बीजेपी से सीख रही है, बीजेपी से वो 2 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, काम किसी को बस खुश करने के लिए। सभी समुदाय को खुश कर दो सबको। एक दलित होगा। मुझे लगता है पहली बार का ही 4 डिप्टी सीएम बनेंगे क्या? पहली बार ही है, पहली बार ही होगा। नहीं, इधर ये थे ना अपने आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने भी बना रखा था, लेकिन 4 बनाया था कि ये कंफर्म नहीं। 2 मैक्सिमम 2 ही है। बिहार में भी 2 ही रहे। तो एक दलित डिप्टी सीएम बनेगा। दलित मतलब खड़गे साहब की कम्युनिटी, और उसमें प्रियांक खड़गे का नाम बहुत आगे चल रहा है, जो उसने कहा, मैंने इसीलिए उसको बढ़ाया आगे कि प्रियांक खड़गे है मजबूत आदमी, 3 साल से मंत्री बने हुए हैं, पार्टी में तो पिछले 15-17 साल से 2 या 3 बार के एमएलए भी रह चुके हैं। दूसरी बात, सिद्धारमैया साहब के जो बेटे हैं उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। मतलब बेटों को आगे लाया जाएगा। जनरेशनल शिफ्ट भी हो रहा है, आपको एक सेफ एग्जिट भी मिल रहा है।
अब पिताजी को और क्या चाहिए? 80 बात है। 85 साल के पिताजी हैं, उनके बेटों को अगर सम्मान मिल जा रहा है राज्यसभा मिल तो ये जाएगा, निशांत कुमार जब बन सकते हैं बिहार में, बीजेपी बना सकती है तो और हमारी अच्छा है पार्टी कि भी बन सकती है। सम्मानजनक विदाई हो जाएगी एक और तरह से। बीजेपी ने भी कर्नाटक की बहुत अच्छी तैयारी की। हाँ, विजेंद्र है वहाँ तैयारी। 3 दिन पहले जो है 2 ऑब्जर्वर भेजे रवि गए, को मौका मिल गया बोलने। सोचे कि रंजिता के पास तो मौका था। क्योंकि लड़ाई तो कांग्रेस की बीजेपी से ही होगी कर्नाटक में। 3 दिन पहले 2 ऑब्जर्वर भेजे गए, शिव प्रकाश जी और बैजंत पांडा को भेजा, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री चूंकि कर्नाटक से ही आते हैं BL संतोष, तो वो लोग भी वहाँ पर गए थे। और येदियुरप्पा जी का जो राजनीतिक करियर रहा उसको लेकर बड़ा प्रोग्राम किया उन लोगों ने, और फिर उनके आवास पर गए, सब कुछ उनको समझाया गया। बीजेपी अभी भी जानती है कि उसका सबसे बड़ा मास लीडर तो वही है, येदियुरप्पा ही है, लिंगायत कम्युनिटी से वो आते हैं, और वो अभी भी मतलब उतना एक्टिव नहीं लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव हैं। तो पिछली बार जो दिक्कत लोकसभा में आई, विधानसभा में आई, उनको नाराज़ करके कई खेमे जो है इधर उधर बट गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी जानती है कि अगर हमें बड़े वोट बैंक को साधना है, और तो हमारे पास मास लीडर येदियुरप्पा हैं, तो उनके बेटे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संभवतः 1 सप्ताह के अंदर जो है जो प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो उनके बेटे को बनाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई जो है भाई मतभेद ना अभी रहे। 4 प्रदेश के अध्यक्ष का अनाउंसमेंट बीजेपी ने किया है। दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा के अलावा हरियाणा, पंजाब और एक था त्रिपुरा। जबकि सबसे जरूरी वहाँ पे कर्नाटक करना है। अभी भी वो मामला फंसा हुआ है। बीजेपी ऑप्शन अभी भी देख रही है, लेकिन उसको पता है कि वो ऑप्शन है ही नहीं, वहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप चाहे ना चाहे, जब येदियुरप्पा से अलग हटने की बीजेपी ने कोशिश की, नुकसान हुआ। और अभी येदियुरप्पा जिंदा है। देखिए, जब तक वो जिंदा है, वो बोला था ना टाइगर जिंदा है, तो वो अभी भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इग्नोर ही नहीं कर सकते। वो कभी आज तक क्या उनका तेवर दूसरे टाइप का, जब बीजेपी में थे, जब CM रहे, कभी उन्होंने किसी को ये नहीं दिया। और उनके अपने स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर पे गए तो पूरे कर्नाटक बीजेपी को एक मैसेज भी गया ना कि भाई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आके घर पे उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता को सम्मान दे रहे हैं। तो ये भी एक मैसेजिंग है कि भाई हम आपको पूरा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके दारोमदार पे है टिके हुए। तो कुछ दिनों बाद वहाँ का भी लिंगायत के दम पर ही सरकार आई थी जब भी आई है, तो इसलिए आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है। तो भले 1 हफ्ता लगेगा या 10 दिन लगेगा, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ इंटरेस्टिंग, जब परसों खबर ब्रेक हुई उस बैठक के बाद कि सिद्धारमैया साहब रिटायर होंगे, इस्तीफा देंगे और DK शिव कुमार नए CM बनेंगे, मैं कांग्रेस दफ्तर में जो नया दफ्तर बना है आज तक नहीं गया हूँ। पुराने दफ्तर में भी 10 साल पहले गया हूँ। मैंने अब कांग्रेस किसी पार्टी के दफ्तर नहीं जाता हूँ, मैं इन प्रिंसिपल डिसाइड किया हुआ, जब तक कि कोई कार्यक्रम में न इन्वाइटेड हो। मेरे पास 3-4 कांग्रेस के वर्कर्स के फ़ोन आए, जो पुराने वर्कर होंगे, अब तो मुझे बुजुर्ग हो गए हैं, और अलग अलग राज्यों से। एक छत्तीसगढ़ से आया, एक मध्य प्रदेश से आया, एक गोवा से आया, एक गुजरात से आया, जो अब पार्टी के अंदर बहुत ही नेपथ्य में है, कहीं भी कुछ। और ये चारों जगह पार्टी की स्थिति क्या मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो और उनका बड़ी दिलचस्पी थी जानने में कि क्या शिव कुमार जी को बन रहे हैं, शिव कुमार जी बन रहे हैं। मैंने कहा पगला गया अचानक शिव कुमार जी, तुमको क्या मतलब है? छत्तीसगढ़ के आदमी को, गोवा के आदमी को, गुजरात के आदमी को नहीं बन रहे हैं क्या? DK शिव कुमार जी बन रहे हैं, तुमको क्या मतलब? अरे सर बड़ा काम किया उन्होंने हमारे साथ। मैंने कहा कैसे काम किया? अरे सर वो फला चीज़ हुई थी ना, उन्होंने बुलाया था, हम गए थे वहाँ पे, वो ढिमकाना हुआ था, वो लेके गए थे हमको वहाँ। तो उनका मतलब बोला सर वो बहुत ध्यान रखते हैं, वो पर्सनली मुझे जानते हैं। तो तुमको तुम्हारी दिलचस्पी क्या है? नहीं भैया, अगली बार जब पता लगे ना कि कब शपथ है बता देना, तो हमको पहुंचना पड़ेगा ना, या तो दिल्ली आएंगे या बेंगलोर जाएंगे। वो संगठन में जीता है, संगठन में काम किया लोगों को जीता है। कई राज्यों में ना सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर बनाया गया। जैसे प्रियंका के साथ अभी आसाम में थे, तो मुझे याद है प्रियंका का जब पहला दौरा था तो हम लोग सब कैमरा लगाकर खड़े थे मंदिर के बाहर। तो देखा कि प्रियंका गांधी के आने से पहले एक बार पहले ही मंदिर में अंदर जाकर और गर्भगृह में पूजा वूजा कर कर आ गए। बहुत बड़ा सा टीका लगा रखा था उन्होंने। तो हम लोगों ने कहा भी कि स्पेशल पूजा आपकी हो रही है, तो उनके साथ की बोल रहे हो कि अभी पूजा की और आशीर्वाद की ज़्यादा ज़रूरत है, जब बनेंगे तो फिर दोबारा आएंगे माँ कामाख्या के पास। तो एक ये भी है, एक ज्योतिष वाला पार्ट भी है। कह रहे कि कह रहे, हालांकि वो सिद्धारमैया के साथ भी है। सिद्धारमैया कहते हैं कि जब सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और नीचे जब हॉल में आते हैं लोगों से मिलने, तो पहले बात नहीं करेंगे, पहले वो अपना पूजा पाठ पूरा कंप्लीट करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे तक पूरी वो जो उनकी पूरी जो प्रक्रिया रहती है वो खत्म करके उसके बाद वो लोगों से मिलते हैं। और मैसूर के महाराजा के, कल मुझे किसी लीडर ने कहा कि मैसूर में जो एक महाराजा का जो पूरा लेगेसी है, उसमें
हर तरह के, वो टैरो कार्ड रीडर भी है, तोता भी है उनके पास, हाथ भी देखते हैं, कुंडली भी देखते हैं, वो सारी व्यवस्था जो है वो डीके शिव कुमार ने अब मतलब पिछले 3 साल में लगा रखी थी कि जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन ये स्थिति मेरी बन जाए। चलिए अब देख रहे हैं जो भी कर्नाटक में अब डीके शिव कुमार के बारे में एक चीज और बता दूं, मतलब क्योंकि वो हिंदी बोल लेते हैं, कर्नाटक के होने के बावजूद भी संस्कृत भी सीख ली हिंदी है बोल उन्होंने। लेते हैं, संस्कृत भी सीखी, अंग्रेजी तो खैर बोल ही लेते हैं। यहाँ पे सिद्धारमैया उनसे पीछे रह जाते हैं। सिद्धारमैया कन्नड़ के अलावा अभी तो किसी और छत्तीसगढ़ भाषा के में नहीं बोल पाते। इम्प्रेसिव नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें फोन कर रहे हैं हाँ, क्योंकि हिंदी में बात कर बिल्कुल। लेते होंगे, कनेक्ट कर लेते होंगे। इसीलिए तो वो लोग बात कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, और लोगों के सुख दुख में आप खड़े हो जाते हैं ना कई बार। और प्लस पैसे की ताकत सुमित है, जी हम भी बात कर लेते हैं, पैसे की ताकत है उसमें। हम भी बात कर लेते हैं दर्शकों से, हम भी दर्शकों से कनेक्ट कर लेते हैं। रिपोर्टर संकट ने भी दर्शकों से कनेक्ट कर लिया है, नो डाउट, है ना? आपकी मेहनत है भाई। नहीं, हम सब की मेहनत है, हम सब इसमें इतनी अच्छी बातचीत करते हैं ना कि दर्शक सुनना चाहते हैं कि और करो, लेकिन मेरे पास, हमारे पास बल्कि समय इतना कम होता है कि हम चाहते हैं कि इस करते रहिए। हाँ करते रहें शो को। चलिए अमित, चले आज फोन से फुर्सत मिल जाए आप लोगों को तो इजाजत ले लीजिए दर्शकों से। अमित, दर्शकों से इजाजत ले लीजिए। आप कहिए नमस्ते, कहिए, हम ले नमस्ते। लेंगे। चलिए जैसे आप नमस्ते आज बोलेंगे, की हम नमस्ते मुलाकात, आपके बिना कहे तो हाथ उठा नहीं सकते ना। आज मॉनिटर हैं आप भाई। तो आज की मुलाकात बस इतनी।